मेंस की प्रिपरेशन में आपके सामने जितने भी प्रश्न आते हैं, जितने भी डाउट आता है, आज की सेशन में मैं उन सारे बिंदुओं पर डिस्कस करूंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीसीएस अभ्यास के इस आंसर राइटिंग सेशन में स्वागत करता हूं। ध्यान देना, ये क्लास पूरा जरूर देखना है क्योंकि ये आंसर राइटिंग स्किल को लेकर के एक होलिस्टिक अप्रोच को कवर करती है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके आंसर में होने चाहिए, किस प्रकार से हमको प्रेजेंटेशन करना है, किस प्रकार से हमको कंटेंट पर ध्यान करना है, उन सारे बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास का मैं आपको पहले समरी दे देता हूं कि हम किन किन पोर्शन पर, किन किन पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा डिस्कशन का, वो आप सभी का सबसे यच्छ प्रश्न जो होता है क्या कि सर सिलेबस के जीएस पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक के किन बिंदुओं पर हमको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, किन बिंदुओं पर हम ज्यादा फोकस करें, सो दैट कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखें या फिर हम आने वाले पेपर की भी एक एनालिसिस करें कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं, तो किस एरिया से प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला काम यह है कि आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को आने वाले 1 महीने के अंतर्गत तैयार करना होगा। देखो भाई, जितने भी लोग मेंस देने जा रहे हो इस बार, आप सभी के मेंस में लगभग 100 दिन का समय बचा हुआ है और इस प्रकार से अगर आप 1 महीने में 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करते चलोगे तो एग्जाम तक आप लगभग लगभग 150 टॉपिक कवर कर लोगे। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो जीएस पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक के पूरे सिलेबस में कितने पॉइंट्स हैं, तो केवल 107 टॉपिक शामिल है। मतलब क्या कि आप सिलेबस का बहुत ही डीपली एनालिसिस करते हुए, उसके एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हुए बहुत ही इजी मैनर में, क्यों इजी मैनर में बोल रहा हूं, क्योंकि हम डेली 2 टॉपिक केवल तैयार कर रहे हैं और एग्जाम तक आपका सिलेबस के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर कवर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक बेहद जरूरी है जिन पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट समझो। आज की इस क्लास में जो हमारा सेकेंड बिंदु होगा वो ये होगा कि अपने आंसर राइटिंग स्किल को कैसे इंप्रूव किया जाए, किन बिंदुओं पर हमको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर ध्यान दीजिए, आप कई बार आप टॉपर्स की कॉपी देखते हो, ठीक है, और जब आप टॉपर्स की कॉपी देखते हो तो आपको कुछ चीजें ऐसी दिखती है यार कि यार इसने ये जो पॉइंट लिखा है ना, इसने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। मतलब उसने या तो कोई टैगलाइन यूज की होगी या तो उसने कुछ ऐसी कैची लाइन दिया होगा अपने आंसर में जिसको पढ़ करके आपको लगे कि हाँ यार मजा आ गया। तो आपको अपने आंसर में कैसे इस प्रकार के टैगलाइन का प्रयोग करना है, कैसे ऐसे कैची लाइंस का प्रयोग करना है, सो दैट कि एग्जामिनर भी आपकी कॉपी इवेल्युएट करते समय उन बिंदुओं पर ज्यादा फोकस कर पाए। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट ये होगा, सेकंड पॉइंट हमारा यहां पर ये होगा कि मैं कुछ ऐसी टैगलाइन आपको बताने वाला हूं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है और आप अपने आंसर में उसका प्रयोग बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है भाई, थर्ड पॉइंट यहां पर यह है कि हमको अपने पूरे आंसर में, देखो एक सिंपल सी बात है कि आपको 3 घंटे में 20 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आप इस अकॉर्डिंग एक रेशियो निकालोगे तो जो छोटे वाले क्वेश्चन है, मतलब 125 शब्द वाले क्वेश्चन है, उसमें आपको कितना कितना समय मिल रहा है, लगभग 7 मिनट का समय मिलेगा। और जो 200 शब्द वाले प्रश्न है वहां पर आपको लगभग 10 मिनट का समय मिलेगा। तब जाकर के आपके 10 मिनट यहां पर शेष बचेंगे। ध्यान रखिएगा, इस 10 मिनट में बहुत सारे काम होते हैं। संभव है कि उसी 10 मिनट में आपको अटेंडेंस भरनी है, उसी समय आपको कुछ वॉशरूम जाना पड़ जाए, पानी पीना पड़ जाए, तो ये 10 मिनट हम एक एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं। तो 7 मिनट और 10 मिनट, इस क्राइटेरिया को हम लोग को टारगेट करना है, ध्यान रखना। और ये केवल तब पूरा हो पाएगा जब आपके पास क्वेश्चंस की रेडीमेड स्ट्रक्चरिंग होगी। रेडीमेड स्ट्रक्चरिंग से मेरा मतलब यह है कि कई बार हम अपने आंसर को जब लिखते हैं तो हमारे पास पहले से कुछ पॉइंट फिक्स होते हैं कि ये पॉइंट तो मेंशन करना ही है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, आप सबको मैंने इससे पहले एक अप्रोच बताया जिसको हम कहते हैं पेस्टल अप्रोच, ठीक है, या फिर इसी को कुछ लोग स्टेपल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पेस्टल अप्रोच, पेस्टल अप्रोच है क्या, क्वेश्चंस के मल्टीपल डायमेंशंस को शामिल करने के लिए इस पॉइंट को शामिल किया गया। जैसे कि P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल। अगर किसी संदर्भ में आपसे कारण पूछ रहा है तो आप ये पेस्टल अप्रोच बताते हुए इन सभी प्रकार के कारणों को अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। इसके लिए जब हम ये पेस्टल अप्रोच पर काम करते हैं ना, तो वो क्लियर रहता है कि भाई ठीक है, हम 7 बिंदु लिखेंगे, उन 7 बिंदु में राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, पर्यावरणीय कारण, तकनीकी कारण, सामाजिक कारण, ये यहाँ पर शामिल रहेगा। कई बार हो सकता है कि सर वहां पर
एजुकेशनल कारण ना हो तो वहां पर हम क्या कारण शामिल कर लेंगे, हम आर्थिक कारण शामिल कर लेंगे। कई बार हो सकता है कि पर्यावरणीय कारण ना हो तो वहां पर हम आर्थिक कारण शामिल कर लेंगे। मतलब पेस्टल अप्रोच आपको एक रेडीमेड आंसर देती है जिसका प्रयोग करके आप 7 मिनट और 10 मिनट में अपने आंसर को बहुत शानदार तरीके से लिख सकते हो। वो मैगी वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई आपको एक मैगी मिल रही है रेडी टू फूड आइटम है, 2 मिनट में आपको उसको कुक करके यूज कर लेना है। ठीक है, तो ये पेस्टल अप्रोच जैसे जो कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि जो टॉपर्स होता है उसने अपनी कॉपी में 4A का जिक्र किया होता है, कई जगह वो 3F 5F, ठीक है, 3C 3T 3I ऐसे टर्म्स का यूज किया रहता है। ऐसे एक्रोनिम्स कई बार गवर्नमेंट के द्वारा भी योजनाओं के अंतर्गत दिए जाते हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। तो ऐसे कई बार देखो, मैं बार बार कहता हूं कि एम फॉर मोदी, एम फॉर मेंस। तो मेंस में प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए बहुत सारे एक्रोनिम्स को आप लोग यूज कर सकते हो। उस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे और मैं सभी प्रकार के एक्रोनिम्स जितना यूज कर सकता है अपने आंसर में आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। और चौथा आज के सेशन का जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि अपने आंसर राइटिंग स्किल के अंतर्गत हम कितना पोर्शन कंटेंट पर काम करें और कितना पोर्शन हम प्रेजेंटेशन पर काम करें। देखो सिंपल सी बात है भाई, प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और आप में से बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन को भूल जा रहे हो। भूल इसलिए रहे हो कि आपका पूरा फोकस कहां पर है, केवल कंटेंट पर। सर ये वाली बुक पढ़ ले रहे हैं, सर ये वाली क्लास कर ले रहे हैं, सर ये यहां से हम इस मटेरियल को भी पूरा पढ़ ले रहे हैं। इस काम के चक्कर में आपने प्रेजेंटेशन जैसे एक इंपॉर्टेंट एरिया को इग्नोर कर दिया है। तो आज के इस पूरी क्लास में हम इन सारे बिंदुओं पर लाइन से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना भाई, अब समझने का प्रयास करो आप लोग। पहली बात, ये जो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, इन 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझो कि हमको यूज कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर डे 1, डे 2, डे 3 करके ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। हर डे में आपको 2 टॉपिक देखने को मिल रहा है, टॉपिक 1 टॉपिक 2, टॉपिक 1 टॉपिक 2। ठीक है, ये टॉपिक 1 टॉपिक 2 क्या है? तो जो पहला टॉपिक है डे 1 का, वो जीएस पेपर 1 का टॉपिक है। ठीक है, जीएस पेपर 1 का टॉपिक है। क्या नाम है उसका? चोल आर्किटेक्चर। अब ध्यान दीजिएगा, चोल आर्किटेक्चर या फिर चोल वास्तुकला, ये प्रश्न आपको यहां पर करने को कहा गया। हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या करें, इस पूरी चेकलिस्ट का हमको प्रयोग करना कैसे करना है। सबसे पहली बात, जब भी आपको ये टॉपिक मिल रहा है और आप अपनी आंसर राइटिंग इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो 2-3 काम करना। ठीक है, सिलेबस के अंतर्गत सबसे पहला जो स्टेप है कि सिलेबस के अंतर्गत आप इस पॉइंट को फाइंड आउट करो कि भाई ये चोल वास्तुकला दिया भी है कि नहीं दिया है, क्या सर ने रेंडमली चोल वास्तुकला को शामिल कर लिया। ठीक है, तो सिलेबस का जो पहला पॉइंट है जीएस पेपर 1 का, वो है आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन आर्ट एंड कल्चर दिया गया वहां पर आप लोगों से। तो सिलेबस में अगर आप देखो तो चोल वास्तुकला को शामिल किया गया है। ठीक है, अब पहला पॉइंट तो आपने यहां पर क्लियर कर लिया। सेकंड पॉइंट समझो भाई, संभव है कि चोल वास्तुकला के संदर्भ में आपके पास पहले से बहुत सारे पॉइंट्स हो। पॉइंट्स इसलिए होंगे क्योंकि आपने प्रीलिम्स क्रैक किया है, तो आपने चोल वास्तुकला के संदर्भ में कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो पढ़ा ही होगा। जैसे कि अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं तो कुछ ऐसे मंदिर हैं, ठीक है, जिनका एग्जाम्पल आपने जरूर पढ़ा होगा। पहले पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि भाई 9वीं से 13वीं सदी के ड्यूरेशन में क्या था, चोल डायनेस्टी काम कर रही थी। ठीक है, चोल डायनेस्टी के संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है कि ये जो है ये ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर है किस संदर्भ में, इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के संदर्भ में, भारतीय मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में जो चोल डायनेस्टी है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, कैसा योगदान दिया, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। द्रविड़ स्टाइल के जिसके जो मंदिर रहे, जैसे कि आपने वृद्धेश्वर मंदिर का नाम सुना होगा। ठीक है, वृद्धेश्वर मंदिर का नाम सुना होगा, इसी को हम लोग राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं जो तंजावुर में है। ठीक है, इसका आपने पढ़ा होगा कि इसका जो विमान है बहुत लंबा है, इसमें एक नंदी का स्ट्रक्चर यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके अलावा आपने देखा होगा गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है, गंगई कोड चोलपुरम, ये क्या है, ये राजेंद्र चोल के द्वारा बनवाया गया एक मंदिर है। ठीक है, जो कि राजराज चोल प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, राजेंद्र चोल, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और ये क्या है, इसके अंतर्गत, ठीक है, वाटर स्टोरेज को लेकर के बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर शामिल किए गए। ठीक है, तो एक तो गंगई कोंड चोलपुरम हो गया, उन्होंने गंगा के एरिया को जीता था, उसी संदर्भ में उपाधि भी धारण की थी वहां पर, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा ऐरावतेश्वर मंदिर आपने देखा होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मंदिर आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के टाइम पर पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा है तो उन पॉइंट्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। मतलब क्या,
कि आपने चोल वास्तुकला के टॉपिक को देखा, आपको याद है कि यार ये मंदिर मैंने पढ़ा था, मुझे इतना याद है कि 9वीं से 13वीं सदी के ड्यूरेशन में ये लोग डायनेस्टी थी और इस डायनेस्टी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था पूरे मंदिर शैली में। तो आपको अगर कुछ एग्जाम्पल याद आ रहा है तो उसको नोट कर लो। पहला काम तो ये करना है, इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम, ठीक है। इसमें मैक्सिमम आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। हमको पूरे आंसर नहीं लिखना, हम आंसर लिखेंगे भी कहां से, हमारे पास तो क्वेश्चन है ही नहीं, हमारे पास अभी केवल टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। अब इस टॉपिक को जब आपने पढ़ करके अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली 2 से 3 मिनट के अंतर्गत, तो आपके पास कुछ पॉइंट्स तो आ गए, ठीक है। अब सेकंड काम यहां पर जो हम लोग करना है स्टेप नंबर 3 के अंतर्गत, वो काम यहां पर ये करना है कि हमको इस टॉपिक को गूगल सर्च करना है। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, गूगल सर्च करिएगा। चैट जीपीटी जैसे जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, अभी एक ग्रुप आ गया है, ठीक है, जो आप लोगों की भाषा में आप लोगों को जवाब दे रहा है, ठीक है। तो चैट जीपीटी का प्रयोग, ग्रुप का प्रयोग, डीप डीप सी का प्रयोग, ऐसे प्लेटफॉर्म का प्रयोग मत करना। ये शॉर्टकट है, और जब आप शॉर्टकट पर जाओगे तो आप जो अदर चीजें फाइंड आउट कर सकते हो ना, वो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो गूगल सर्च करिए, गूगल सर्च करोगे तो 1-2 कोचिंग की वेबसाइट ओपन होगी, वहां से 15 मिनट का, ध्यान रखना ये टाइमर लगा के हम लोग काम करना है कि एक टॉपिक पर हमको 15 मिनट की बेसिक रीडिंग करनी है, ठीक है। केवल 15 मिनट की रीडिंग करनी है, इससे ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं देना है हम लोग, ठीक है। आपने चोल डायनेस्टी किया, आपने चोल डायनेस्टी को गूगल किया, यूपीएससी उसके आगे एक टर्म डाल दोगे तो यूपीएससी के जितने भी वेबसाइट्स हैं, कोचिंग्स हैं, उनकी लिंक आपको आ जाएगी, वहां पर पढ़ लेना, 15 मिनट में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला काम आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग किया था, सेकंड आपने गूगल सर्च करके चीजों को देख लिया, ठीक है। तो आपकी इस कंटेंट में अब कुछ कुछ इनरिचमेंट हो चुका है। अगर आप गूगल सर्च नहीं करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पर एक विकल्प है, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, बुक जैसे कि दृष्टि आईएएस की बुक आती है जो कि मेंस सक्सेस सीरीज है, घटना चक्र की आती है, उनकी भी कोई मेंस की जीएस पेपर 1 से पेपर 6 तक की अलग अलग पार्ट में बुक आती है, यूथ कंपटीशन की आती है। तो ऐसी अगर कोई बुक है, या तो उस बुक को फॉलो कर लो, अगर बुक नहीं है, किसी कोचिंग का नोट्स है, कुछ कोचिंग का मटेरियल है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, इन तीनों में से कोई एक सोर्स केवल फॉलो करना है, सारे सोर्स नहीं। पता चला कि सर ने कहा गूगल सर्च भी करना, सर ने कहा बुक भी पढ़ना, सर ने कहा नोट्स भी पढ़ना है, तीनों पढ़ने बैठ गए, एक टॉपिक पूरे दिन भर में तैयार किया, ये काम नहीं करना है। आपको एक टॉपिक पर मैक्सिमम जो रीडिंग का टाइम देना है वो 15 मिनट का समय देना है। ये एकदम मतलब टाइम लिमिट देकर के आपको काम करनी है चीजें, जब ये काम करोगे तभी मजा आएगा, ठीक है। तो पहला तो आपकी ये अप्रोच हो गई, ठीक है। सेकंड, आपने इस संदर्भ में से, मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, मैंने आपने जब सर्च किया तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। आपको चोल वास्तुकला के अंतर्गत कुछ मंदिरों के नाम मिलेंगे, ठीक है। उन मंदिरों के नाम को एक जगह पर नोट करना स्टार्ट कर दो, जैसे क्या, वृद्धेश्वर मंदिर, ठीक है, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, ठीक है, नागेश्वर स्वामी मंदिर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मंदिरों के नाम यहाँ पर आपको लाइन से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 4-5 मंदिर के नाम नोट कर लो। उन मंदिर का निर्माण किसने कराया, सेकंड कॉलम में हम क्या करेंगे, उनका निर्माण किसने कराया, वो कुछ पॉइंट्स नोट कर लेंगे। और थर्ड कॉलम जो होगा, उस कॉलम में हम उस मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में जो मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसको यहाँ पर शामिल करेंगे। मुख्य विशेषताएं मतलब क्या, कि अगर आप बृहदेश्वर मंदिर देख रहे हो तो आप यहाँ पर मेंशन करोगे कि इसका विमान सबसे ऊंचा है, इसके अंतर्गत एक नंदी प्रतिमा पाई जाती है, इसमें भित्ति चित्र बनाए गए हैं। प्लस आप ये भी पॉइंट ऐड करो कि यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, देखो चोल डायनेस्टी के जो आर्किटेक्चर थे उनका इतना महत्व था कि यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है। वो क्या कहा था उसको, अरे मतलब सबसे जरूरी जो लिविंग आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत चोल डायनेस्टी के 3 कलाओं को शामिल किया गया है। तो इसको आप अपने आंसर में मेंशन करो, आप बताओ, ठीक है। ग्रैंड लिविंग जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो आप तो अभी बता दो, ठीक है। तो आप मुख्य विशेषताएं यहाँ पर पैरेलली बताते चलोगे, ठीक है। तो मंदिर हो गया, निर्माता कौन है, मुख्य विशेषताएं कौन है, आप इस प्रकार के 3 कॉलम में टेबल बना लो। ये हम शॉर्ट नोट्स बनाने की बात कर रहे हैं। आप 4 से 5 एग्जाम्पल नोट कर लोगे, आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपका पूरा आंसर यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो। आप बता दो, उसी में वही गंगई के चोलपुरम में क्या था कि वहां पर विशाल शिवलिंग था, जलीय टैंक प्रणाली बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई थी, सुंदर नक्काशी किया गया है वहां पर, ठीक है। ऐरावतेश्वर मंदिर में बता दो कि वहां पर ऐरावत हाथी से जुड़ी कई सारी किंवदंतियां को चित्रित किया गया है, ठीक है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में उसको शामिल किया गया है। ये कुछ पॉइंट मेंशन करके आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो 15 मिनट में एक टॉपिक पर इतना समय हम लोग को देना है। अब उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद होगा यहाँ पर ये कि आपको नेक्स्ट डे पर, जैसे कि इस जो हमारा ये 50 डे का प्रोग्राम है, इसको हम लोग 22 मार्च से स्टार्ट करें, ठीक है। तो 22 मार्च को शाम को 6 बजे हम क्या करेंगे, आपको इस टॉपिक के संदर्भ में क्वेश्चन देंगे। ध्यान रखना,
आपने उस टॉपिक को पहले पढ़ लिया है, गूगल सर्च करना था, बुक पढ़ना था, वो सब काम 24 घंटे पहले आपने कर लिया, एक दिन पहले आपने पूरा कर लिया है। अब आपके सामने प्रश्न है चोल डायनेस्टी के ऊपर, ठीक है, चोल डायनेस्टी के जो आर्किटेक्चर उसके ऊपर एक प्रश्न दिया गया। अब इस प्रश्न का आंसर बिना कहीं से देखे आपको लिखना है, ये इंपॉर्टेंट टास्क है। कई बार लोग क्या करते हैं कि गूगल खोला और सीधे क्वेश्चन सर्च किया गूगल पर या फिर चैट जीपीटी पर, और जो आंसर आ रहा है उसी आंसर को कॉपी पेस्ट कर दिया। हम लोग जब कॉपी वैल्यूएट करते हैं तो हमें चीजें दिखती हैं। मैं 20 कॉपी वैल्यूएट कर रहा हूं, मुझे 10 कॉपी में सेम आंसर दिख रहा है, सेम पॉइंट्स दिख रहे हैं, सेम बिंदु दिख रहा है। हमारा दिमाग खराब हो जाता है भाई कि कितना कॉपी पेस्ट लोग करके लिख रहे हैं आंसर। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट आंसर लिखते समय मत करो, कंटेंट के फ्रेमिंग के समय करो, कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए करो, ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपनी चीजें कंटिन्यू करनी है। उसके बाद क्या होगा, आपको 1 से 2 दिन बाद आपकी मॉडल आंसर मिल जाएगा ग्रुप में जब मॉडल आंसर मिल जाएगा, आपकी वैल्यूडेड कॉपी मिल जाएगी, तब आप उसको देखो, उसके कुछ कुछ अपने जो नोट्स बनाया था, आपने जो टेबल बनाया था, उस टेबल में कुछ और पॉइंट्स मॉडल आंसर से और कॉपी वैल्यूएटेड से अपने इसमें शामिल कर लो, तो आपके नोट्स भी उस टॉपिक से प्रिपेयर होते चलेंगे, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हो, सब कुछ यहाँ पर एक बहुत स्मूथ वे में होगा। क्योंकि हम लोग डेली 2 क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं, तो 15-15 मिनट मतलब 30 मिनट का समय रीडिंग के लिए और 10-10 मिनट मतलब 20 मिनट का समय हम आंसर राइटिंग के लिए, मतलब 1 घंटे का समय आपका जाएगा मैक्सिमम, अगर आप हमारे साथ मिलकर के आने वाले 3 महीने में प्रयास जैसे इनिशिएटिव से जुड़ करके 150 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते। ठीक है, बातें क्लियर है। अब कुछ चीजों को और समझना, बात केवल आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर की नहीं है, बात हमको बहुत कुछ चीजें समझनी है। जैसे कि सबसे पहले आप इस बात को समझो कि आप जब भी आंसर लिखते हो ना, तो आंसर राइटिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। मैं उन प्रिंसिपल पर डिस्कस करता हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक सबसे बेसिक फॉर्मूला है जिसको मैं गोल्डन फॉर्मूला मानता हूं, सर्डिम रूल मानता हूं आंसर राइटिंग के लिए, उसको हम लोग कहते हैं रिग फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जहां तक मैं श्योर हूं, आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर, बट जहां तक मैं श्योर हूं, ये फॉर्मूला आईएएस दीपक रावत है, उनके द्वारा दिया गया है। मैंने उनके किसी वीडियो में उस पॉइंट को देखा था, तो मेरे हिसाब से तो वही चाहिए। ठीक है, बाकी अब देखिएगा आप लोग, क्लियर समझिएगा इस ये इरिक फॉर्मूला है क्या और कैसे इसको हमको अपने आंसर में यूज करना है, क्या करना है इसका रिग फॉर्मूले का, इस बात पर थोड़ा फोकस करने का प्रयास करो। ठीक है, देखो रिग फॉर्मूले का बहुत सिंपल सा मतलब है, आर फॉर रिपीटिशन, ठीक है, आर फॉर रिपीटिशन, आई फॉर इरिलीवेंट, ठीक है, इरिलीवेंट, ठीक है, और जी फॉर जनरलाइजेशन या फिर सामान्यीकरण, ठीक है, सामान्यीकरण। ठीक है, ये 3 चीजें होती है। आपको अपने आंसर राइटिंग में रिग फॉर्मूला फॉलो करना है, इसका मतलब यह है कि ये तीनों चीजें आपके आंसर में नहीं होनी चाहिए। कई बार हम इंट्रोडक्शन में भी सेम पॉइंट यूज करते हैं, कंक्लूजन में भी सेम पॉइंट यूज करते हैं, मेन बॉडी के अंतर्गत भी 1-2 जगह पर सेम पॉइंट यूज किए रहते हैं। तो पहला काम है कि आपको रिपीटिशन से बचना है, किसी भी पॉइंट्स के दोहराव नहीं होने चाहिए। अगर दोहराव एग्जामिनर को दिख गया, एग्जामिनर एक जनरल आइडिया आपके आंसर के संदर्भ में बना लेगा, ये स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपने पॉइंट्स को रिपीट करके शब्द सीमा को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो रिपीटिशन से बचेंगे, इररिलेवेंट फैक्ट बिल्कुल यूज नहीं करें। प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश की जीडीपी पर, हम चर्चा कर रहे हैं भारत की जीडीपी पर, ऐसे काम नहीं करना है। ठीक है, हमको जो भी पॉइंट यूज करना है वो क्वेश्चन के संदर्भ में हो, रिलेवेंट डाटा हो, रिलेवेंट फैक्ट हो, रिलेवेंट मैप हो, रिलेवेंट फ्लो चार्ट हो, इस पर काम करें, क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करते हुए चीजें यहां पर होनी चाहिए। थर्ड, जनरलाइजेशन। देखो 2-3 ही चीजें हैं भाई, आप जो प्रश्न देख रहे हो, जो प्रश्न का आप आंसर लिखोगे एग्जाम हॉल के अंतर्गत, उसी प्रकार के प्रश्न आपको एनसीईआरटी के पीछे भी देखने को मिल जाएंगे। मतलब क्या, क्लास 10th 11th 12th में बच्चा वैसे क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग कर रहा है, और आप एक एग्जाम पीसा जैसे एग्जाम को तैयारी करने के लिए आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो आपके आंसर में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, कुछ तो अलग चीजें होनी चाहिए। तो बहुत जनरलाइजेशन मत कर देना आंसर को, आंसर में कुछ स्पेसिफिक फैक्ट, स्पेसिफिक डायग्राम, स्पेसिफिक एग्जांपल्स होने चाहिए। ये गोल्डन रूल है आंसर राइटिंग का। ठीक है, एक तो इस बात को ध्यान रखो आप लोग। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये कि प्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है और किस प्रकार से हमको अपनी कॉपी में प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। ठीक है, समझिएगा, जैसे मानिए आपकी ये एक कॉपी है, ठीक है, आपका एक पूरा A4 शीट है, और यहाँ आप यहाँ पर आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हो। घर पर भी जब आप आंसर लिख रहे हो तो एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना,
दोनों साइड आपको मार्जिन छोड़ना ही छोड़ना है। मार्जिन इसलिए छोड़ना है कि जब आप कॉपी लिख करके सबमिट करोगे, ठीक है, हालांकि मैं तो पीछे अभ्यास का पेज आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूं, जिसको प्रिंट करा कर आप लोग उस पर आंसर राइटिंग या करो। अगर आप उस पर नहीं करो तो अगर आप रैंडम पेपर पर भी आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपको दोनों साइड मार्जिन छोड़ो, ताकि हम वहां पर जब इवेल्युएट कर रहे हो तो वहां पर कुछ पॉइंट को ऐड कर सके। ठीक है, पहला काम तो ये करना। एग्जाम के टाइम पर भी अगर आप यहाँ पर चीजें लिखोगे तो निगेटिव मार्किंग होती है, ये बात बिल्कुल ध्यान। ठीक है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, एक शब्द नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रहे। दूसरा काम, हम अपनी आंसर राइटिंग का फॉर्मेट कैसे रखें। मानो आप यहाँ पर लिखना स्टार्ट करो, आप ऐसे लिख रहे हो और आपने यहाँ पर खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा। इसके बाद जब आप यहाँ पर कोई हेडिंग दे रहे हो, ठीक है, मानो आपने यहाँ पर एक हेडिंग दिया, अब यहाँ पर आप बुलेट पॉइंट दे करके सब हेडिंग के फॉर्मेट में चीजें लिख रहे हो। आपको यहीं पर अगर आप कोई मैप बना रहे हो, आप यूपी का मैप बना रहे हो, आप भारत का मैप बना रहे हो, आप नॉर्थ ईस्ट का मैप बना रहे हो, आप भारत अमेरिका के संबंधों को मैप पे दर्शाने का प्रयास कर रहे हो, तो जब भी आप मैप बना रहे हो, मैप को हमेशा बॉक्स के अंतर्गत पैक करिए। ठीक है, समझना, ये प्रेजेंटेशन है, कुछ बेसिक स्किल समझा रहा हूं, क्यों बता रहा हूं इस बात पर ध्यान देना। तो आप यहाँ पर मैप, ग्राफ, डायग्राम, ठीक है, ऐसी चीजें यहाँ पर बना सकते हो। और ध्यान रखना, कभी भी पूरे पेज पर बनाने से अच्छा है कि आप राइट कॉर्नर में, ठीक है, छोटा सा एक ऐसा मैप बनाओ और यहाँ पर चीजों को लिखते रहो। यहाँ पर खाली नहीं छोड़ना, यहाँ पर लिखते रहना है और इस चीजों को ऐसे कंटिन्यू करो। ठीक है, प्लस फ्लो चार्ट बना रहे हो आप लोग, तो फ्लो चार्ट ही बना करके इस प्रकार से यहाँ पर चीजों को दिखा दो कि भाई ठीक है, ये हमारा फ्लो चार्ट है। यहाँ पर हमने चैलेंजेस बता दिया, यहाँ पर हमने सजेशन बता दिया, कुछ काम यहाँ पर हमने कर दिया। तो आंसर राइटिंग का प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। देखो एक बात सिंपल सी है, जितनी भूमिका कंटेंट की है उतनी ही भूमिका प्रेजेंटेशन की है। क्यों है, अब इस बात पर समझने का प्रयास करें। वाई प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको कुछ बेसिक और बेस्ट एग्जांपल देता हूं। ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं मैं। आप सब चाय पीने कहीं ना कहीं पर जाते होगे, ठीक है, चाय के प्राइस में अंतर देखिएगा। एक ही चाय वही एक जगह पर 5 रुपए की मिलती है, एक जगह पर 10 रुपए की मिलती है, एक जगह पर 15 रुपए की मिलती है, एक जगह पर 30 रुपए की मिलती है, एक जगह पे 50 रुपए की मिलती है, कहीं पर 100 रुपए की मिलती है। और आप अगर चायों जैसे बड़े बड़े संस्थाओं में मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाओगे तो वहां पर 200 रुपए की चाय मिलती है। ध्यान रखना, चाय चाय, मैं एक बात और गारंटी से कह सकता हूं, 5 रुपए वाली चाय की टेस्ट आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन प्राइस में अंतर है। क्यों अंतर है भाई? अंतर इसलिए है कि वो कंटेंट के साथ साथ, वो चाय के साथ साथ उसके प्रेजेंटेशन पर भी काम कर रहे हैं। जब वो आपको चाय देने आ रहे हैं तो आप एक चेयर टेबल पर सोफे पर आप आराम से बैठे हुए हो, एक वेटर आ रहा है आपको चाय रख रहा है, चाय का जो कप हो गया, चाय का जो प्रेजेंटेशन हो गया, चाय के साथ जो कुकीज मिल रही है, उन प्रेजेंटेशन के पैसे वहां पर लगते हैं। तो प्रेजेंटेशन इसलिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवल 5 रुपए की चाय और 200 रुपए की चाय में प्रेजेंटेशन का डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। बल्कि मुझे तो 5 रुपए की चाय क्या लगती है, ज्यादा ही अच्छी लगती है। ठीक है, लेकिन 200 रुपए की चाय चल रही है, मार्केट में नाम है, क्रेडिट इसका है। ठीक है, इसलिए मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, आपको भी प्रेजेंटेशन पर काम करना और कुछ बात समझने का प्रयास करो। एक एग्जांपल बहुत अच्छा देता हूं, आप सभी ने कभी आईफोन की अगर लॉन्चिंग देखी होगी कि आईफोन को जब लॉन्च किया जाता है तो क्या किया जाता है। ठीक है, जैसे 2007 में जब पहली बार आईफोन को लॉन्च किया स्टीव जॉब्स के द्वारा, ठीक है, तो उन्होंने ना अपने प्रेजेंटेशन पर काम किया। वो केवल एक प्रोडक्ट का अनाउंसमेंट नहीं था कि हम एक प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, हम बेचने जा रहे, नहीं। प्रोडक्ट अनाउंसमेंट के साथ साथ वो एक मास्टर क्लास थी। उसमें उन्होंने एक स्टोरी टेलिंग के कॉन्सेप्ट को शामिल किया। उन्होंने एक क्लैरिटी दी लोगों को कि भाई ये प्रोडक्ट क्या होगा, लोगों को इंगेज करने का प्रयास किया, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिया कि भाई देखो ये फोन है, इस प्रकार से काम करता है। उन्होंने कुछ कुछ ऐसी कैची लाइंस का प्रयोग किया, जैसे कि उन्होंने कहा कि एक रिवॉल्यूशनरी फोन है, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट हमारा, मतलब क्रांति लेकर के आ गए इस पूरे क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हम फोन को फिर से री इन्वेंट करें इस आईफोन के माध्यम से। और देखो आज आईफोन की आप देखो क्या हैसियत है, हर व्यक्ति स्टेटस सिंबल के तौर पर आईफोन का प्रयोग करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के साथ साथ वो उसके प्रेजेंटेशन पर भी काम कर रहे हैं। सेम काम आप लोगों को करना है, आप लोगों को प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने आंसर कहीं ना कहीं पर इवेल्युएट कराओ, कहीं ना कहीं पर दिखाओ, ताकि आपको उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल पाए। इसलिए वेल स्ट्रक्चर्ड और इंगेजिंग कंटेंट और प्रेजेंटेशन क्या करता है, मेंस में आपके नंबर को बढ़ाते हैं। ये बात सिंपल सी बात है, क्योंकि ये सारा खेल इंपैक्ट का है। इवेल्युएटर के दिमाग में आप कितना इंपैक्ट डाल पा रहे हो उस टाइम पर, उसके आधार पर आपको नंबर वहां पर मिलता है। ठीक है, बातें क्लियर हो गया।
अब कुछ बात और समझो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अगर सिलेबस का सेकंड पॉइंट ही डिस्कस करूँ, ठीक है, वेलफेयर स्टेट के रूप में भारत, जीएस पेपर 2 का टॉपिक है। सिलेबस खोल के देखोगे तो आपको टॉपिक वहां पर दिख जाएगा। अब इस टॉपिक के संदर्भ में हमको पढ़ना क्या है, कौन कौन से पॉइंट हमको ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, मैं कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग के तरीके आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कल्याणकारी राज्य के रूप में जब हम भारत की बात करते हैं, वेलफेयर स्टेट के तौर पर हम एक भारत की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये समझो कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, किस स्टेट को, किस नेशन को हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। पहले तो इस बात को समझने का प्रयास करना, मतलब क्या, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा देश जहां पर उस देश की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिटीजन्स का वेल बीइंग है, ठीक है, सिटीजन का कल्याण है, उस स्टेट को हम लोग वेलफेयर स्टेट के तौर पर शामिल करते हैं, ठीक है। तो भारत एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर है। ये बात कैसे सिद्ध होती है, कैसे पता चलती है, अगर आप डीपीएसपी उठा करके देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी देखोगे, ठीक है, तो वहां पर संविधान के पार्ट 4 आर्टिकल नंबर 36 से 51 के मध्य में आपको डीपीएसपी दिखेगा, जिसके अंतर्गत कुछ बातें कही गई, जैसे कि सोशल जस्टिस की बात कही गई है, इक्वेलिटी की बात कही गई है। आप देखो यहाँ पर तो इकोनॉमिक वेलफेयर की बात कही गई है। एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, सोशल जस्टिस मतलब क्या, आर्टिकल 38 उठा लो, 39 उठा लो, वहां पर हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन लाइवलीहुड की बात करते हैं, आजीविका में सबको एक समान भागीदारी की बात करते हैं। हम इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं, इसीलिए मनरेगा जैसे कॉन्सेप्ट रन करते हैं ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। आप देखो तो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट वहां पर सुनिश्चित किया जा रहा है। हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से सभी को खाना सुनिश्चित कर रहे हैं। हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो जो लीकेज हो रहा था सिस्टम के अंतर्गत पैसों का, उस लीकेज को हम रोकने का काम कर रहे हैं, लीकेज को प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम हर व्यक्ति तक इकोनॉमिक वेलफेयर को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये सारी बातें डीपीएसपी में शामिल किया गया है। तो देखो मैं दो चीजें शामिल कर रहा हूँ साथ साथ में, एक तो डीपीएसपी में सोशल जस्टिस था, मैंने उस पर कुछ एग्जाम्पल दे दिए। मैंने बताया कि इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए सरकार प्रयास करेगी, डीपीएसपी में ऐसी बात कही गई है। मैंने कुछ तुरंत यहाँ पर पॉइंट्स आपको ऐड करा दिया कि भाई आर्टिकल 39 इक्वल लाइवलीहुड की बात करता है, यहीं पर मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गरीब कल्याण अन्न योजना, ये सारी बातें भी यहाँ पर शामिल किया गया, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, ठीक है, जो वंचित समूह है, ठीक है, जो हास्याकृत समूह है, उसके लिए भी सरकार कुछ एफर्ट कर रही है। आप उन एफर्ट को यहाँ पर कोट कर सकते हो। थर्ड जेंडर के लिए सरकार क्या प्रयास करे, आप उसको कोट कर सकते हो। एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए डीपीएसपी में सरकार क्या प्रयास कर रही है, फिर कौन सी बातें कही गई हैं, ये सारी बातें कोट करो। यही तो एक वेलफेयर स्टेट की निशानी है। तो वेलफेयर स्टेट क्या है, एक ऐसा स्टेट जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपने सिटीजन्स की वेलबींग है। और ये बातें कहां पर लिखी गई है, तो संविधान के डीपीएसपी में लिखी गई है। और उस डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम, कौन कौन सी योजनाएं और कौन कौन से प्रयास, इनिशिएटिव्स किए, उसको आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर ऐड कर दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का तरीका था। आप कंक्लूजन में क्या दोगे, आप कंक्लूजन में बताओ ना भाई कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये क्या है, वेलफेयर स्टेट की डिफिनीशन है। वेलफेयर स्टेट की इससे बड़ी डेफिनेशन तो कुछ हो ही नहीं सकती जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या, गवर्नमेंट का एक टैगलाइन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोट करो उस टैगलाइन को अपने आंसर। क्या, कल्याणकारी राज्य के रूप में हमारा मतलब केवल इतना सा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बना रहे, यही एक वेलफेयर स्टेट की सबसे अच्छी डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन में शामिल करो, देखो नंबर आपको अच्छा मिलेगा। कंक्लूजन में इस पॉइंट को ऐड करो, क्या कि हम अभी 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हम एक विकसित भारत @47 की संकल्पना करके आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत @47 की संकल्पना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या है, ये हमारा कंक्लूजन का एक बहुत अच्छा पॉइंट है। पॉइंट को आप अपने आंसर में शामिल करिए। अब इसी प्रकार से अगर आप देखोगे ना, तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ कुछ ऐसे टैगलाइंस आपको मिल जाएंगे जिनका प्रयोग आपको अपने आंसर में करना है। जैसे मैं आपको कुछ टैगलाइन यहाँ पर नोट कराता हूँ, नोट करिएगा उन टैगलाइंस को, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर मैं आप लोगों को उसके टैगलाइन नोट करा दे रहा हूँ। सबसे पहला टैगलाइन नोट करो, क्या, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट दिया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बहुत अच्छा स्कीम है। इसी के संदर्भ में यूपी गवर्नमेंट ने एक प्रयास लेकर क्या, क्या, सुरक्षा सम्मान स्वावलंबन, याद है कि भूल गया, सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन, ये सरकार का प्रयास है, यूपी गवर्नमेंट का प्रयास है, ठीक है। तो ये यूपी स्पेसिफिक पॉइंट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ध्यान दो तो महिलाओं के संदर्भ में नारी शक्ति से विकसित भारत, जो भी हमारा इंटरनेशनल वुमेन डे था, हमने एक कोट यहाँ पर तैयार किया था, ठीक है, कि नारी शक्ति से विकसित भारत। ऐसे पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए। ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति, ठीक है, इच्छा शक्ति, ये क्या है, ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है। नीति आयोग ने इस स्टेटमेंट को कोट किया था कि हमको 3 चीजों पर काम करना पड़ेगा, ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति, इच्छा शक्ति।
इसके माध्यम से हम वुमेन एम्पावरमेंट को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर मैंने आपको बता दिया कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, फिर मैंने आपको बता दिया नारी शक्ति से विकसित भारत। नोट कर लेना सारे टैगलाइंस। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इन पर हमें काम करना है। ये पॉइंट यहाँ पर आप ऐड कर लेना। इसके अलावा आप नोट कर लो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हमने डिस्कस ही किया है। कोविड महाकुंभ के टाइम पर सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया कि विकास भी विरासत भी। ठीक है, विकास भी विरासत भी मतलब क्या है, अगर कभी भी आपसे इंडियन हेरिटेज पर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर पर प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि चोल वाला प्रश्न था, वहां पर आप कंक्लूजन में एक शामिल करो कि हम इन चोल आर्किटेक्चर्स को, चोल के जितने मतलब जितने भी आर्ट फॉर्म्स, इनको हम संरक्षित करने का प्रयास करें, यूनेस्को इसमें सहयोग कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टारगेट है कि हम विकास भी और विरासत भी को सुनिश्चित कर पाए। तो विकास भी विरासत भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखो विकसित भारत @47 हमने डिस्कस ही कर लिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जहां पर भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जहां पर या तो क्या कहते हैं उसको, कम्युनलिज्म पर प्रश्न हो, ठीक है, समुदायवाद पे प्रश्न हो, क्षेत्रवाद पे प्रश्न हो, रीजनलिज्म पे प्रश्न हो, देश में भाषाई विविधता पे प्रश्न हो, कुछ ऐसे प्रश्न हो, तो आप एक सिंपल सा कोट मारो क्या, कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से हम भारत के एकीकरण पर काम कर रहे हैं, भारत में एकता पर काम कर रहे हैं, और उस बात को आप कोट कर सकते हो। ठीक है, कभी माने दिव्यांगजन पर प्रश्न आ गया तो आप सुगम्य भारत के कॉन्सेप्ट को ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि अंत्योदय से सर्वोदय हमारा क्या है, एक टारगेट है। अब ऐसे टैगलाइंस जब आपके अपने आंसर में शामिल होंगे, या तो इंट्रोडक्शन में तो कंक्लूजन में, नंबर सिंपल सी बातें बढ़ेगा। तो ये सारे टैगलाइंस आप अपने आंसर में नोट कर लेना। ठीक है, जहां पर भी आप नोटबुक बना रहे हो। इसके अलावा समझो कुछ एक्रोनिम्स, और एक्रोनिम्स में अब जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, वो एक्रोनिम्स आपके नोट्स में एक जगह पर होने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से सारे एक्रोनिम्स की एक लिस्ट बनाई है। ठीक है, अब ये एक्रोनिम पर फोकस करिए आप लोग। ठीक है, सबसे पहला है स्मार्ट पुलिसिंग। ये स्मार्ट पुलिस क्या है भाई? स्मार्ट पुलिस में जितने भी लेटर्स है ना, SMART, सबका अपना मतलब है। क्या? S फॉर क्या हो गया, ध्यान रखिए आप लोग, स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मतलब स्ट्रिक्ट पुलिस भी है और सेंसिटिव संवेदनशील पुलिस भी है। मॉडर्न एंड मोबाइल, ठीक है, मतलब आधुनिक भी है, और मोबाइल मतलब बहुत तेजी से पहुंचने वाली भी है, गतिशील भी है। ये भी एक पॉइंट हो गया। ए फॉर क्या है? ए फॉर आपका अलर्ट एंड अकाउंटेबल, एकदम एकदम सतर्क और जवाबदेह, ये पुलिस होनी चाहिए हमारे पास। आर क्या है? आर मतलब रिलायबल, जिस पर लोग विश्वास कर सके, जिस पर लोग ट्रस्ट कर सके, और इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, ये पुलिस होनी चाहिए। टी फॉर टेक, टेक सेवी, मतलब तकनीक केंद्रित हो, तकनीक को लेकर के गायब ना हो। जैसे भाई कि हम साइबर अपराध दर्ज कराने गए, पुलिस को ये क्या होता है, हमको तो पता ही नहीं साइबर अपराध क्या होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट टेक सेवी हो, तकनीक के बारे में जानकारी हो, प्लस ट्रेंड हो, प्रशिक्षित हो। तो देखो कभी भी पुलिस रिफॉर्म के ऊपर प्रश्न आपके सामने आता है, ठीक है, या फिर अपराध को लेकर के आपके सामने प्रश्न आता है, आप स्मार्ट पुलिस के इस कॉन्सेप्ट को जरूर शामिल करो कि हमको पुलिस में सुधार करते हुए एक स्मार्ट पुलिस बनाने की आवश्यकता है। और स्मार्ट पुलिस का मतलब क्या हो गया, तो मैंने जो SMART में सबके जो मतलब समझाए हैं वो मतलब नोट करके आ जाना। ठीक है, और देखो आप देखोगे तो सेंट्रल बजट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का बजट हो, इस बार के बजट में हमने एक थीम पर फोकस किया। थीम है ज्ञान। ज्ञान क्या है भाई? तो गरीब, ठीक है, युवा, अन्नदाता और नारी। ठीक है, अब मानो आपसे प्रश्न इन चारों में से किसी भी टॉपिक पर आ जाए, मानो किसान पर आपसे प्रश्न आ गया, एग्रीकल्चर पर आपसे प्रश्न आ गया, या फिर इंडिया की यूथ पर प्रश्न आ गया, या फिर पॉवर्टी या फिर गरीब पे प्रश्न आ गया, या फिर महिला पे प्रश्न आ गया। सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से प्रश्न पूछता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारे आपके वंचित समुदाय हैं, हाशिया पर रहने वाले समुदाय हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, GS पेपर 1 के सिलेबस में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये प्रश्न पूछता है इस टॉपिक पर, इन चारों में से किसी भी टॉपिक पर, आप कंक्लूजन में एक बात बिल्कुल शामिल करो कि सरकार ने इस वर्ग पर फोकस करते हुए इस बार के पूरे बजट की जो हमारी थीम है, यूपी बजट की भी और सेंट्रल बजट की भी जो हमारी थीम है, वो ज्ञान आधारित है। ज्ञान आधारित से मेरा मतलब ये है कि इसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को शामिल किया गया है। हमारा पूरा विकास क्या है, इस 4 समुदाय पर केंद्रित किया गया है। ठीक है, कंक्लूजन में आप एक स्पेसिफिक पॉइंट ऐड कर सकते हो इसके संदर्भ में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। आगे देखो भाई, मैंने आपसे इससे पहले कई बार 3T का जिक्र किया। 3T देखो क्या होता है, समझने का प्रयास करिए। अगर गुड गवर्नेंस पे प्रश्न आता है, या फिर अगर इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत दो देशों के मध्य में बायलैटरल रिलेशन में प्रश्न आता है, आप 3T के कॉन्सेप्ट को यूज करिए। 3T क्या है, ध्यान समझिएगा।
थ्री मतलब है ट्रस्ट, मतलब विश्वास, टाइमली मतलब समय पर, और ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। किन्हीं भी दो देशों के मध्य में, या फिर मैं चलो दो देशों को तो बाद में देखा जाएगा, किन्हीं भी दो व्यक्तियों के मध्य में अगर संबंध को सुनिश्चित करना है, आप किसी के साथ अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा रिलेशन को और आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको तीन चीजों पर काम करनी पड़ेगी। देखो मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ भाई, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आप किसी कोई मित्र है, आप उसके साथ संबंध को अच्छा करना चाहते हो, तीन चीजों पर फोकस करना। क्या? ट्रस्ट, विश्वास कायम रखने का प्रयास करना, टाइमली, कोई भी काम समय पर करो, समय पर व्यक्ति को समय भी दो, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये भी है, ठीक है, टाइमली वाला काम हो गया। और ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, ऐसा ना हो कि भाई वो चला जा रहा था आप कहीं और चले जा रहे हो, ठीक है, ये काम ना हो। तो ये 3T वाला काम है। अब ये 3T बायलैटरल रिलेशन में भी यूज किया सकता है, ऐसा मोदी जी कहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि अगर हमको किसी भी देश का संबंध बनाना, मतलब नेपाल के साथ हमको एक संबंध अच्छा करना है, तो पहली बात विश्वास होना चाहिए, बड़े भाई बिग ब्रदर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर होना चाहिए। टाइमली मतलब हम समय पर जो हम वादा करें कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करके आपको दूंगा, मैं समय पर वो आपको डिलीवर कर पाऊं। और ट्रांसपेरेंसी हो, ऐसा नहीं कि नदी का पानी को लेकर के कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, डाटा सब हम चुरा ले रहे हैं, ठीक है। तो पारदर्शिता भी हो, ये तीन चीजें जरूरी हैं किन्हीं भी दो देशों के मध्य संबंध को। प्लस इसके साथ साथ आप सेम सारे पॉइंट्स को गुड गवर्नेंस में शामिल कर सकते हो। अगर सुशासन पे प्रश्न आता है, जो कि हर साल पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, ठीक है, गुड गवर्नेंस पे अगर प्रश्न आता है तो आप सिंपल सा कोट करो कि गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि जनता और सरकार के मध्य ट्रस्ट, टाइमली और ट्रांसपेरेंसी, ये तीन चीजें सुनिश्चित हो, इसी को हम गुड गवर्नेंस मानते हैं। अच्छा था, अच्छा पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कैची लाइन मैंने आपको दिया। ऐसे 3T का ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हो, आप बता सकते हो कि मोदी जी के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आप अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहते हो, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा 3T, ट्रस्ट, टाइमली और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस किया कि जो कि गुड गवर्नेंस की आधारशिला है। या फिर दो देशों के मध्य संबंध के लिए हमको 3T पर फोकस करने की आवश्यकता है। अगर आप कंक्लूजन दे रहे हो तो कंक्लूजन में इस पॉइंट को ऐड कर दो कि 3T पर फोकस करने की आवश्यकता है, जो कि ट्रस्ट, टाइमली और ट्रांसपेरेंसी है। एक सजेशन यहां पर आपका होगा, ठीक है। तो ऐसे 3T के इस कॉन्सेप्ट को यूज करिए। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक 3T और बताया हुआ है। क्या बताया भाई? ध्यान रखना आप लोग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म। किसी भी समाज की, किसी भी स्टेट की अर्थव्यवस्था को अगर बूस्ट करना है तो हमको 3T पर काम करने की आवश्यकता है। वो 3T क्या है? ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, और टूरिज्म मतलब पर्यटन, ठीक है। इन 3T पर हमको फोकस करने की आवश्यकता है। मानो आपसे प्रश्न पूछता है कि यूपी की अर्थव्यवस्था को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, या फिर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बनाई जाएगी, तीन चीजों पर फोकस करो, ट्रेड पर, ट्रांसपोर्ट पर, टूरिज्म पर। अगर आप ध्यान दोगे तो उत्तर प्रदेश सरकार इन तीनों पर फोकस कर रही है। ट्रांसपोर्ट, हमारे जैसा ट्रांसपोर्ट पूरे भारत में किसी स्टेट के पास नहीं है अवेलेबल है। चाहे हम हवाई जहाज मतलब हवाई यात्रा की बात करें, सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास लगभग आ गया है। हमने जो अंतरजलीय परिवहन है, ठीक है, जो हमारे पास अरे वो गंगा हल्दिया, जो प्रयागराज से हल्दिया वाला जो पूरा कनेक्टिविटी है, वो सुनिश्चित कर रहे हैं हम। हाईवेज के मामले में हमारे पास इतने, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस भी हो गया, मेरठ से इधर जो पूर्वांचल को जोड़ते हुए एक्सप्रेस भी हो गया, हमारे पास इतने सारे एक्सप्रेस भी हो चुके हैं जिसकी अपनी भूमिका है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं। महाकुंभ पे हमने क्या किया? टूरिज्म पर काम कर लिया। पूरे भारत में सबसे अधिक टूरिस्ट इस साल कहाँ पर आए हैं? तो उत्तर प्रदेश में आए हैं, ठीक है। ये भी आप बता सकते हो कि भारत में हम क्या टूरिज्म में नंबर 1 पर है, ठीक है। तो इन 3T पर फोकस करते हुए क्या हो सकती है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था बूस्ट कर सकती है। ये बात आप लोगों को ऐड कर लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो देखो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी तक। हमने डिस्कस कर लिया स्मार्ट, ज्ञान, 3T और समझने का प्रयास करो भाई, ठीक है। और मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, जैसे कि आपने इससे पहले एक और सुना होगा, समाधान, ठीक है। गृह मंत्रालय के द्वारा समाधान इनिशिएटिव पर काम किया जाता है, जो कि नक्सल के प्रभावों को कम करने के लिए, ठीक है। नक्सल के संदर्भ में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आंकड़ा दिया था कि लगभग 80% नक्सल हमले जो हो चुके हैं पूरे भारत में 2013 के कंपेरिजन में कम हो चुके हैं। ऐसा आंकड़ा सरकार ने अभी पिछले कुछ समय में दिया था, ठीक है। इस आंकड़े का भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक बार बताया था सर्कुलर इकोनॉमी के लिए 3R का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप चाहो तो इस 3R को 5R में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं बताता हूँ ये 5R क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये तीन तो आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा 2R और हैं जो कि नए कॉन्सेप्ट है, और जिसका अगर आप प्रयोग अपने आंसर में करोगे तो सिंपल सी बात है, नंबर अच्छा मिलेगा। कौन से 2R है भाई? एक है रिकवर करना किसी चीज को, और दूसरा है रिफर्विश करना।
कई बार आप अमेजन पर या फिर फ्लिपकार्ट पे सामान खरीदने जाते होगे तो आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट दिखाता होगा। रिफर्बिश्ड मतलब क्या हुआ, किसी ने यूज करके उसको वहां पर सेल किया है, ठीक है, रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट उसको कहा जाता है, ठीक है। तो 3R सबको पता है, 2R यहाँ पर आप और ऐड कर लो, रिकवर और रिफर्बिश, बन क्या गया 5R। ये 5R किस चीज का कॉन्सेप्ट है, सर्कुलर इकोनॉमी का, चक्रीय अर्थव्यवस्था पे अगर आपसे प्रश्न पूछता है, आप सिंपल सी बात है, ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी प्रश्न पूछता है, आप इस पॉइंट को यहाँ पर कोट कर सकते हो, ठीक है। और समझने का प्रयास करो। हमने आपसे इससे पहले कई बार डिस्कस किया है 4A का फॉर्मूला। 4A का फॉर्मूला क्या कहता है कि कभी अब अगर आपसे प्रश्न में चैलेंजेस पूछ रहा है, ठीक है, चुनौतियां पूछ रहा है, ठीक है, या फिर पूछ रहा है कि इस संदर्भ में कौन कौन से मुद्दे हैं, तो आप 4A के कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हो। कैसे, अवेलेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेयरनेस। अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, एफोर्डेबिलिटी मतलब वहनीयता, एक्सेसिबिलिटी मतलब स्वीकार्यता और अवेयरनेस मतलब जागरूकता। किसी भी चीज के संदर्भ में ये 4A बहुत काम करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, मानिए फूड सिक्योरिटी पर प्रश्न आया, ठीक है, खाद्य सुरक्षा पे प्रश्न आया। खाद्य सुरक्षा में आप बताओ ना भाई कि अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, खाद्यान्न होना तो चाहिए गरीबों को खरीदने के लिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एफोर्डेबिलिटी वहनीय होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि भाई ठीक है गेहूं है लेकिन गेहूं 100 रुपए किलो मिल रहा है, खरीद ही नहीं सकते, औकात ही नहीं खरीदने की है, ठीक है। तो उपलब्ध हो, वहनीय हो और स्वीकार्य हो। कई बार ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो कि जरूरी होते हैं लेकिन लोगों के मन में एक्सेप्टेबल नहीं होते, स्वीकार्य नहीं होते, जैसे मोटे अनाज। मोटे अनाज सबसे अच्छे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत सही चीज है, लेकिन क्या लोग उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे अभी यहाँ पर, ठीक है। अभी मैदा वाली रोटी खाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। तो एक्सेप्टेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। दूसरा सबसे चौथा पॉइंट, अवेयरनेस। हमको पता भी तो है कि अगर गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स हैं, तो जागरूकता भी यहाँ पर क्या है, बहुत जरूरी चीज है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसको आप कोड कर सकते हो भाई, क्या खाद्य सुरक्षा के सामने 4 चुनौतियां हैं, अवेलेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेयरनेस। इन चारों को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डायरेक्टली केवल ये लिख करके नहीं आ सकते हो। या फिर अगर आप फ्लो चार्ट बना रहे हो तो फ्लो चार्ट बना करके आप इस प्रकार से लिख करके एक एक एग्जाम्पल या फिर एक एक पॉइंट सब में कोड कर दोगे, आपको नंबर मिल, ठीक है। तो ये 4A का कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग। इसी के साथ समझो आप एक एक होता है 5M का कॉन्सेप्ट। ये 5M क्या होता है, माने अगर किसी उद्योग पे प्रश्न आ रहा है, किसी इंडस्ट्री पे प्रश्न आ रहा है, तो किसी भी इंडस्ट्री को वर्क करने के लिए हमको 5M की रिक्वायरमेंट होती है। 5M मतलब क्या, मैन मतलब श्रम शक्ति की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैन फोर्स की बात कर रहा हूँ। सेकंड, मार्केट मतलब बाजार की बात कर रहा हूँ। मनी मतलब पैसे की बात कर रहा हूँ, मतलब भाई फंड तो होना चाहिए ना किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैन, मार्केट, मनी, मशीन, ठीक है, मशीन, भाई मशीन भी हो, मशीन रहेगी तभी तो हम किसी चीज का निर्माण कर पाएंगे। और सबसे पांचवा और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या, रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ तो हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए, तभी हम किसी भी इंडस्ट्री को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए 5M के कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैन, मार्केट, मशीन, मनी और मटेरियल। अगर आपसे प्रश्न पूछता है मानिए एमएसएमई पर, ठीक है, एमएसएमई प्रश्न पूछता है, बताओ कि यूपी एमएसएमई में सबसे अच्छा क्यों है, क्योंकि हमारे पास मैन फोर्स बहुत ज्यादा, हमारे पास श्रम शक्ति बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है, हम फंडिंग उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार ने बहुत सारे मुख्यमंत्री उद्यम योजना के अंतर्गत सरकार 5 लाख रुपए का लोन दे रही है बिना इंटरेस्ट वाला, 4 साल तक, ठीक है। ऐसे आप इस पॉइंट को शामिल कर सकते हो। मशीन की समस्या है, आप अगर ये है तो आप ये पॉइंट कोड कर दो, ठीक है। मटेरियल, तो रॉ मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है, आप ये पॉइंट कोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5M क्या हो गया, आप इस प्रकार से अपने आंसर में शामिल कर सकते हो। देखो बात समझना, अभी हम जितने भी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ना, मैं केवल आपको एक रैंडम पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनका एप्लीकेशन कैसे करना है वो हम लोग आंसर राइटिंग के सेशन में समझेंगे। जब हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं, या तो हम मॉडल आंसर देखते हैं या फिर हम आपकी कॉपी वैल्यूएशन करते हैं, तो वहां पर हम चीजें समझाते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। इसीलिए इस क्लास के साथ साथ वो सब चीजें वहां पर जरूरी है। आपने अभी देखा होगा मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या अमेरिका गए थे मोदी जी घूमने, ठीक है भाई, अब मोदी जी गए हैं तो कुछ तो बोल के आएंगे ही आएंगे, तो उन्होंने क्या बोला, मागा मीगा बराबर मेगा, ठीक है, मागा मीगा बराबर मेगा। मानो भारत और अमेरिका के संबंध पूछता है आपसे इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत, आप इस पॉइंट को तो कोट करो ही करो कि भाई क्या, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और बिलकर क्या बनता है, मेगा। तो ये एक मेगा कॉन्सेप्ट है, ऐसा उन्होंने कहा, तो भाई बोल दिया तो हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और समझिए आप लोग, जैसे कि एक होता है IT प्लस IT इज इक्वल टू IT, इसको भी कोड करो, क्या है भाई IT, IT मतलब इंडिया टैलेंट,
ठीक है, भारत का जो कौशल है, भारत का जो स्किल है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा आईटी क्या बात कर रहे हैं हम, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब भारत के टैलेंट को, भारत के कौशल को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लिंक करो तो क्या बनेगा, इंडियाज टुमारो, भारत का भविष्य बनेगा, भारत का कल का निर्माण होगा। ठीक है, तो आईटी प्लस आईटी प्लस आईटी, मानो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे प्रश्न आता है, भारत में कौशल पे प्रश्न आता है, किसी भी पॉइंट पे प्रश्न आता है, आप इस पॉइंट को कोट बहुत ही इजिली अपने आंसर में कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट और समझिए। एक अभी मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं तो गए, उन्होंने कहा था कि किसी भी देश के विकास के लिए, अभी हमने 3T का कॉन्सेप्ट को देखा था ना, एक और होता है 3I का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमने 3T यहाँ पर क्या देखा था, ध्यान दीजिए आप लोग, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और ट्रेड। ठीक है, इसी के साथ आप एक पॉइंट और चाहो तो नोट कर सकते हो, यहाँ पे 3I का भी कॉन्सेप्ट होता है। 3I क्या होता है, इरिगेशन मतलब सिंचाई, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अवसंरचना, और इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। ठीक है, तो अब मानो आपसे प्रश्न पूछ दिया इन इरिगेशन पर, सिंचाई पर, कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई कौन कौन सी व्यवस्थाएं शामिल है। आप ये बात कोट करो कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए हमको 3I पर काम करने की आवश्यकता होती है, इसमें इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट शामिल होता है। आपका इस टॉपिक से लिंक हो गया। मानो प्रश्न पूछा ट्रांसपोर्ट पर, आप कोट करो कि भाई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए 3T की आवश्यकता होती है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म। आपको शब्दों से खेलना है, आपको शब्दों के साथ खेलना है, भावनाओं के साथ नहीं, ध्यान रखना। पता चला किसी दोस्त की भावनाओं के साथ खेल लिया आप जाकर, ठीक है, भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, आपको अपने शब्दों के साथ गेम प्ले करनी है। ठीक है, क्लियर हो आप लोग मेरी बात, ये ऐड करो। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे मानो प्रश्न आ जाए, मानो कपास उद्योग पे प्रश्न आ जाए, तो अभी मैं देख रहा था सरकार ने एक कॉन्सेप्ट दिया था 5F का। 5F क्या होता है भाई, तो फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन। ठीक है, ये बताया था उन्होंने, मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी जी शायद थी, क्या कौन था, मैं किसी का तो स्पीच देख रहा था, मुझे याद है वहां पर। तो फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन, ये क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के। ठीक है, इसके अलावा मानो आपसे गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस पे प्रश्न फिर से आ गया। ठीक है, गुड गवर्नेंस पर हमने एक टॉपिक क्या देखा था अभी रिसेंट में, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से। हमने देखा था ट्रस्ट, टाइमली और ट्रांसपेरेंसी। आप गुड गवर्नेंस पर एक पॉइंट यहाँ पर और ऐड करो, क्या कि गुड गवर्नेंस का मतलब ये है, कंक्लूजन में आप इस बात को ऐड कर सकते हो सजेशन देते समय, क्या कि हमको रिफॉर्म, परफॉर्म, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म पर काम करना पड़ेगा। मानो अगर प्रश्न भारत की अर्थव्यवस्था पर आता है तो भी आप रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की बात कर सकते हो। भारत में गुड गवर्नेंस से प्रश्न आता है तो रिफॉर्म की आवश्यकता है, परफॉर्म की आवश्यकता है, ट्रांसफॉर्म की आवश्यकता है, ये प्रश्न लिख सकते हो। गवर्नमेंट रिलेटेड किसी भी प्रकार के स्कीम में प्रश्न आता है तो आप इस बात को यहाँ पर कोट कर सकते हो। क्लियर हो। इंडिया की अर्थव्यवस्था पे मानो प्रश्न आया कि इंडिया की अर्थव्यवस्था के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सकते हैं, फिर भारत किस प्रकार से पूरे विश्व में जगत गुरु के तौर पर स्थापित हो सकता है, ऐसे मानो प्रश्न पूछ दिया आपसे। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओ कि 3D वाला कॉन्सेप्ट, 3D कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई। ठीक है, ये 1D 2D 3D नहीं है, 3D का मतलब यहाँ पर ये है डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी तेजी से क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसके पास तीन चीजें हैं। एक तो हमारे पास क्या है, डेमोक्रेसी है, हमारे पास लोकतंत्र है। दूसरा हमारे पास डेमोग्राफी है, हमारे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हमारे पास श्रम शक्ति बहुत ज्यादा है, युवा शक्ति बहुत ज्यादा है। डिमांड, हमारे पास खुद का मार्केट बहुत बड़ा है, हमारे पास खुद की मांग बहुत ज्यादा है, तो हम इस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मानिए $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्रश्न आता है, आप इस बात को कोट कर सकते हो। मानो प्रश्न भारत की अर्थव्यवस्था की जगह यूपी की अर्थव्यवस्था पर आया, फिर भी आप 3D को कोट करो, हमारे पास डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड जैसे कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से स्टेब्लिश हो रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक मजबूती भारत को और प्रदेश को प्रदान करते हैं। ठीक है, मानो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे प्रश्न आया जो कि जनरली पूछा जाता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे आप 4I के कॉन्सेप्ट को जिक्र करो। 4I क्या है भाई, इंक्लूसिवनेस, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। ध्यान देना, समझना। किसी ने मुझसे पूछा कि सर एसडीजी पे माने प्रश्न आता है कि एसडीजी के लिए सरकार कौन सा प्रयास कर रही है, तो क्या हमको एसडीजी गोल 1, गोल 2, गोल 3, गोल 4 ऐसे करके बताना चाहिए, या फिर हम कुछ कुछ को क्लब करते चले। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, कि आप दो दो स्कीम, तीन तीन स्कीम को क्लब करो। जैसे कि आपने एजुकेशन हेल्थ को क्लब कर दिया, आपने गरीबी और भुखमरी को क्लब कर दिया, आपने जेंडर इक्वलिटी को क्लब कर दिया किसी के साथ। ठीक है, अगर आप चीजों को क्लब करके बताओगे ना, उससे फायदा क्या होगा कि बहुत सारे एसडीजी के ऐसे पॉइंट है जिसके बारे में आपके पास कोई बहुत स्कीम्स नहीं कि सरकार इस संदर्भ में कौन से प्रयास करिए, तो आप उसको दूसरे के साथ क्लब कर दो, तो फायदा क्या होगा कि आप बहुत ही इजी मैनर में चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ, इंक्लूसिवनेस, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन, ये 4I के वो स्तंभ है जिसके माध्यम से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसके अलावा देखा होगा
सागर इनिशिएटिव हमारा चलता है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। सागर इनिशिएटिव क्या है भाई? कभी भी आपसे मैरीटाइम सिक्योरिटी पे प्रश्न पूछे, आप बताओ, या फिर मैरीटाइम डिप्लोमेसी पे प्रश्न पूछते तो बताओ क्या कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये हमारा दृष्टिकोण है, हमारा अप्रोच क्या है? हम सभी की सुरक्षा की बात करते हैं, हम सभी के विकास की बात करते हैं इस पूरे रीजन में। हम केवल अपने विकास की बात नहीं करते, ठीक है? तो सागर जैसे कॉन्सेप्ट को आप ऐड करो। आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में प्रश्न पूछ रहा है, बताओ, या फिर एनवायरमेंट में प्रश्न पूछ रहा है, बताओ कि हम मिशन लाइफ की बात करें। मिशन लाइफ क्या है? तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, एक ऐसी जीवन शैली जो कि पर्यावरण के लिए है। मोदी जी ने इस कॉन्सेप्ट को भी क्रिएट किया था जब गए थे वो कॉप, कहां पर पता नहीं गए थे, ग्लासगो में गए थे, कहां पर गए थे, तो उन्होंने मिशन लाइफ के कॉन्सेप्ट को बताया था। पंचामृत लक्ष्य हमारा एक टारगेट है। तो अब ऐसे जब कोटेशंस और ऐसे जब पॉइंट्स आप अपने आंसर में शामिल करोगे ना, तब जाकर के आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी मेरे भाई, ठीक है? तो पहली बात तो आप इन सब चीजों पर काम करें, जितने पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये तो पॉइंट्स कुछ रैंडम पॉइंट जो मुझे ध्यान आया, अभी मैं आधा एक घंटा मैंने बस काम किया था, मैंने कहा कुछ कुछ पॉइंट जो ध्यान आ रहा लिख देता हूँ, एक साथ आप लोगों को चीजें डिलीवर कर दूंगा, तो आपको भी नोट्स बनाना ईजी हो जाएगा, आपको भी पढ़ना यहाँ पर ईजी हो जाएगा। प्लस देखिए, इन सब का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। आप किस प्रकार से इनका अपने आंसर में यूज कर रहे हो, किस प्रकार से अपने आंसर में प्रयोग कर रहे हो, ये जरूरी है। और इसी के लिए प्रयास जैसे इनिशिएटिव काम आते हैं। जिनका भी इस बार मेंस है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग यहां से जुड़ करके काम करो। 22 मार्च से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। 25 डेज का प्रोग्राम है। हम लोग 25 डेज 25 डेज 25 डेज ऐसे करके 3 बैच स्टार्ट करेंगे अभी से लेकर के एग्जाम तक में। करो यहाँ से, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बहुत ही शानदार तरीके से आप आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी आप लोगों को। तो ये तो करिए ही करिए। तो ये तो रहा सारी बातें आप लोगों की आंसर राइटिंग को लेकर के। और भी बहुत सारे पॉइंट दिमाग में, जैसे कि केस स्टडी का प्रयोग कैसे करना चाहिए, जैसे कौन से एग्जांपल्स हमको अपने आंसर में शामिल करने चाहिए, कहाँ से डाटा को हमको लेना चाहिए, वो सब चीजें मेरे दिमाग में। और मैं आप लोगों के लिए इसीलिए एक मेंस करंट अफेयर्स की क्लास भी करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? जहाँ पर हमने लगभग 4 क्लासेस कर ली, और उन 4 क्लासेस के अंतर्गत मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और डाटा आप लोगों को बताए हैं, जिसका आप लोग अपने आंसर में कर सकते हो। वो क्लासेस भी फॉलो करो, ठीक है? प्रयास बेस से जुड़ो। और देखो, सबसे सिंपल सी बात समझना भाई, इस पूरी जर्नी में ना मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबने अभी वो देखा होगा, अभी सुनीता विलियम्स जी, ठीक है, अंतरिक्ष में जो गई थी, बहुत लंबे संघर्ष के बाद, मतलब उनका प्लान बहुत कम दिनों का था, बट मिशन फेल होता गया, फेल होता गया, फेल होता गया, और 9 महीने बाद वो वहां से वापस आई। आपको उनकी एज पता है कितनी है? वो 60 साल की है। जब कोई महिला 60 साल की उम्र में भी अंतरिक्ष में जाकर के 9 महीने रह सकती है, उनके पूरे जीवन में उन्होंने लगभग 2 वर्ष केवल अंतरिक्ष में बिताया है। रिकॉर्ड है उनके नाम ये सब चीजें, ठीक है? केवल 2 वर्ष उन्होंने, हमने तो छोटे छोटे तब भी सुनते थे कि सुनीता विलियम्स गई हैं अंतरिक्ष में, वापस आने वाली हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ठीक है? आज भी हम वही सुन रहे हैं। तो कितना लंबा संघर्ष वो है। आप लोगों को भी संघर्ष करना, चीजें आसानी से नहीं मिलती, चीजें मेहनत से मिलती है, और मेहनत करना, ठीक है? इसलिए बहुत सिंपल सी बात है, मेहनत करो, एफर्ट करो। और हम लोग तो हैं यहाँ पे। देखो, अगर आपका इस बार मेंस है, पहली बात हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लो, अपना कुछ डिटेल शेयर कर देना, आपको हमारे एक मेंस के फ्री इनिशिएटिव ग्रुप में शामिल किया जाए। इसके अलावा हमारे पास प्रयास जैसा इनिशिएटिव है, ठीक है, जो कि डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। हमारे पास मेंस का टेस्ट सीरीज है, वो भी है। और ये फ्री इनिशिएटिव हम लोग कुछ कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, वो भी है। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग करिए, मैं गारंटी देता हूँ रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। और आपको केवल अपने लेवल पे मेहनत करने की आवश्यकता है, बाकी हम लोग तो अपने लेवल पे आप लोगों को जो भी आवश्यकता होगी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है? तो ये तो कुछ पॉइंट हो गया। वैसे देखो, मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग की पॉइंट डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, मैं थोड़ा सा भटक गया। जैसे कि मानिए एथिक्स है, ठीक है, मैंने डायमेंशन पूछा गया। अब जितने भी डायमेंशन आपको याद आते हैं, मैंने एथिक्स के संदर्भ में आप लोगों को एक लिस्ट प्रोवाइड की है की टर्म्स की, ठीक है? मैंने आपको समझा कि एथिक्स के कितने डायमेंशन होते हैं भाई, देखो समझो आप लोग। मेडिकल एथिक्स हो गया, मीडिया एथिक्स हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल एथिक्स हो गया, स्पोर्ट एथिक्स हो गया, इंटरनेशनल एथिक्स हो गया आप लोगों का, कॉर्पोरेट एथिक्स हो गया, बिजनेस एथिक्स हो गया, इन्वायरमेंटल एथिक्स हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, अप्लाइड एथिक्स हो गया, नॉर्मेटिव एथिक्स हो गया, मेटा एथिक्स हो गया। इतने सारे एथिक्स के डायमेंशन है ना, कोई भी डायमेंशन आप देख लो, सबके कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएगा कि भाई एथिक्स के संदर्भ में कांट की क्या फिलॉसफी है, ठीक है, उपयोगितावाद, यूटिलिटेरिज्म के जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, गीता का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इस संदर्भ में महात्मा गांधी जी किसको 7 पाप के अंतर्गत शामिल करते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल, रतन टाटा किस प्रकार से बिजनेस एथिक्स या कॉर्पोरेट एथिक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये सारे पॉइंट्स आपको अपने आंसर में शामिल करनी पड़ेंगी। और ये सब चीजें हम लोग मॉडल आंसर के थ्रू, कॉपी एवेल्यूएशन के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उन सब चीजों को करिए, ठीक है? मेरा आप लोगों से बस यही कहना था। आज के इस क्लास को समाप्त करते हैं, बहुत लंबी क्लास हो गई है। आई होप की क्लास आप लोगों ने लास्ट तक देखी होगी। जिसने भी लास्ट तक क्लास देखी है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो कि क्लास कैसी थी।
क्योंकि देखो मैं तभी एफर्ट कर पाऊंगा जब मुझे उस एफर्ट का परिणाम दिखेगा। अगर मुझे परिणाम नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात है, मैं मानो यार ये क्लास किसी को नहीं करनी थी तो मैं आगे से ऐसी क्लास कोई लेकर के नहीं आऊंगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे टैगलाइंस, बहुत सारे भी एक्रोनिम्स पड़े हुए हैं, मैं आप लोगों के साथ सब शेयर कर दूंगा। लेकिन पहले आप लोगों को मेरे साथ बताना पड़ेगा कि ये क्लास कैसी रही, और क्लास को लाइक और कमेंट जरूर करो, ठीक है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।